जय हिंद एवरीवन, वेलकम यू ऑल टू फोर्स डिफेंस एकेडमी। देखिए, रिसेंटली साइन हुआ है इंडिया एंड ओमान के बीच में सीईपीए। सीईपीए क्या होता है, क्यों इतना इम्पोर्टेंट है ये, ओमान से अगर हमारे रिलेशन सुधरते तो उसका क्या फायदा होगा, सभी की बात करेंगे हम इस वीडियो में। देखिए, अगर हम ओमान की लोकेशन की बात करें, ये जो हमारा सेंट्रल एशिया है, यहाँ पे ओमान लोकेटेड है, छोटा सा नेशन। इसको और अच्छे से देख लेते हैं हम। देखिए, ये यहाँ पे ओमान की लोकेशन है, इधर गल्फ ऑफ ओमान, पर्शियन गल्फ यहाँ पे है ये। इसके साथ अभी इंडिया ने साइन किया है सीईपीए, और ये सेकंड नेशन है। मतलब अगर वेस्ट एशिया की अगर हम बात करें, तो आफ्टर यूएई ओमान सेकंड नेशन है जिसके साथ इंडिया ने सीईपीए साइन किया है, कॉम्प्रहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट। क्या होता है ये? देखिए, एग्रीमेंट जो होते हैं हमारे नेशन के साथ कई तरीके के होते हैं। जैसे प्रिफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट होता है, जिसमें हम कुछ अमाउंट पे टेरिफ जो है कम कर देते हैं, मतलब थोड़ा बहुत टैक्स लगाते हैं। फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है, मतलब इस पे कोई टेरिफ कोई टैक्स नहीं रहता है। उसके बाद कॉम्प्रहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट, मतलब फ्री ट्रेड एग्रीमेंट तो रहता ही है, साथ में ही हम सर्विसेज और कई सारी जो है चीजें अलाउ कर देते हैं दूसरे नेशन के साथ ट्रेड में। मतलब ट्रेड और सर्विसेज जो है, मतलब गुड्स में सर्विसेज में ट्रेड जो है क्या कर देते हैं, बढ़ा देते हैं। तो उसको हम सीईपी कह देते हैं। मतलब इससे भी बड़े लेवल का है, ऐसा समझ लो ये तीन तरीके से। तो इंडिया और ओमान ने रिसेंटली साइन किया है, और इंडिया जो है सेकंड मेजर ट्रेड पैक्ट साइन किया वेस्ट एशिया में आफ्टर यूएई। 2022 में किसके साथ किया था? यूएई के साथ किया था। ये जो है देखो, हमारा इंडिया का किस चीज का पार्ट है, मतलब हमारी स्ट्रेटेजी कि हम वेस्ट एशिया जो है वहां पे हम अपनी एक अच्छी प्रेजेंस बना सके, हम एक अच्छा मतलब इंडिया क्या कर सके, अच्छा एक नेशन के रूप में उभरे वहां पे ट्रेड में और हर चीज में। तो उसमें काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा यहाँ पे। और यूएस, देखिए ओमान के लिए भी, मतलब यूएसए के बाद इंडिया ही है जिसने उसके साथ क्या किया है, बायलैटरली फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन किया है। तो ये इंडिया का शिफ्ट बताता है कि हम हमारे जो रीजनल पार्टनर्स उनकी तरफ शिफ्ट हो रहे हैं। मतलब हम हमारे आसपास वाले नेशंस की तरफ क्या हो रहे हैं, शिफ्ट हो रहे हैं, उनकी तरफ हम ध्यान दे रहे हैं। मतलब ये सिग्निफिकेंट है यहाँ पे। सीपी अभी जैसे बताया मैंने, मतलब हाई स्टैंडर्ड कॉम्प्रहेंसिव ट्रेड एग्रीमेंट होता है, जिसके अंदर गुड्स में ट्रेड, सर्विसेज में इन्वेस्टमेंट जो होता है, उसके बाद लेबर मोबिलिटी जो होता है, इधर से उधर लेबर का मूवमेंट जो होता है, प्रोफेशनल्स का मूवमेंट जो होता है, उसके बाद रेगुलेटरी कोऑपरेशन, मतलब ये सारी चीजें कवर हो जाती है सीईपीए में। उसके बाद अगर हम बात करें जीरो ड्यूटी मार्केट एक्सेस, मतलब क्या क्या इस पैक्ट में साइन हुआ है, किन किन चीजों की बात हुई है। तो पहला क्या है, जीरो ड्यूटी, मतलब मार्केट एक्सेस जो रहेगा इंडियन गुड्स का ओमान में, वहां पे क्या रहेगा, उसके ऊपर जीरो ड्यूटी रहेगी। मतलब नो टैक्स, कोई कस्टम ड्यूटी कुछ नहीं रहेगा। मतलब ओमान ने एलिमिनेट कर दिया कस्टम ड्यूटी, मतलब हटा दिया लगभग। मोस्ट ऑफ द प्रोडक्ट 99.38% जो है इंडियन एक्सपोर्ट्स को उसमें कवर किया है। तो उससे क्या होगा, हमारा प्रोडक्ट जो है वहां पे कम दाम में सेल किया जाएगा। मतलब महंगा रहता है तो लोग कम खरीदते, कम सस्ता रहेगा तो लोग ज्यादा खरीदेंगे, मतलब उसकी डिमांड बढ़ेगी वहां पे। तो मेजर बेनिफिशियरीज हमारे कौन कौन से प्रोडक्ट है, जैसे इंजीनियरिंग गुड हो गया, ऑटोमोबाइल्स हो गया, केमिकल, प्लास्टिक, कंज्यूमर गुड्स, ये सारे प्रोडक्ट जो है ये काफी ज्यादा इनका फायदा होगा वहां पे। उसके बाद ये हमारा लेबर इंटेंसिव सेक्टर जो है, मतलब जो लेबर जो ज्यादा प्रोडक्शन होता है, जैसे टेक्सटाइल हो गया, लेदर गुड्स हो गया, जेम्स एंड ज्वेलरी हो गया, फार्मास्यूटिकल्स हो गया, तो इन पे क्या हो गया, पूरी तरीके से टैरिफ खत्म कर दिया गया है। तो इससे क्या होगा, एम्प्लॉयमेंट क्रिएट होगा, एमएसएमई बढ़ेगा, एक्सपोर्ट लेड मैन्युफैक्चरिंग होगी। क्योंकि जब इनकी डिमांड बढ़ेगी, देखो टैरिफ हट जाता है तो चीजें सस्ती हो जाती है तो लोग ज्यादा खरीदते, ज्यादा खरीदेंगे तो ज्यादा डिमांड होगी, ज्यादा डिमांड होगी तो ज्यादा प्रोडक्शन होगा, और ज्यादा प्रोडक्शन होगा तो क्या होगा, हमारे देश में इंप्लॉयमेंट जनरेशन होगा, एमएसएमई बढ़ेंगे, यहाँ से मैन्युफैक्चरिंग ज्यादा होगी, जॉब मिलेगी लोगों को, कई सारे फायदे होते हैं। ये मेक इन इंडिया को भी सपोर्ट करेगा, क्योंकि हमारे देश से बना के हम बाहर पहुंचा रहे। आत्मनिर्भर भारत को भी क्या करेगा, ये सपोर्ट करेगा। तो ये एक अच्छा इनिशिएटिव है, अच्छा हमें एक स्टेप लिया है। उसके साथ ही सर्विसेज की अगर हम बात करें, सर्विसेज जो कि इंडिया की क्या है, कोर स्ट्रेंथ है, हमारे देश के सबसे ज्यादा जीडीपी में अगर कंट्रीब्यूशन है किसी सेक्टर का तो दैट इज सर्विस सेक्टर। और सर्विस सेक्टर का भी हमने क्या किया यहाँ पे, अब लिबरलाइजेशन किया है। जैसे नॉर्मल अगर फ्री ट्रेड एग्रीमेंट होता है तो उसमें हम सिर्फ ट्रेड की बात करते हैं नॉर्मल, उसमें सर्विसेज बहुत कम इंक्लूड करते हैं। लेकिन यहाँ पे हमने सर्विसेज को भी ध्यान दिया है, जैसे आईटी हो गया, प्रोफेशनल हो गया, आर&डी, एजुकेशन, हेल्थ केयर, ऐसे 127 सर्विस के जो सब सेक्टर्स है उनको हमने इंक्लूड किया है और ओमान में अलाउ किया है। अब अभी जो क्या था, अभी तक करंटली अंडर पेनिट्रेटेड था, मतलब बहुत कम जो है इंडिया के सर्विसेज ओमान तक अवेलेबल हो पाती थी, लेकिन नाउ वी हैव स्टार्टेड इट। अगर हम देखिए तो ओमान जो है कई सारी चीजें यूएस मतलब इंपोर्ट करता था, कई सारी सर्विसेज, और उसमें इंडिया का जो शेयर था
काफी कम था, बट नाउ वी हैव गॉट दिस अपॉर्चुनिटी एंड वी विल डेफिनेटली वर्क ऑन इट। उसके बाद अगर मोबिलिटी की बात करें, मतलब ये जो मोड 4 बेनिफिट्स होते हैं, इसका मतलब है कि लोगों का इधर से उधर जाना, मतलब जो प्रोफेशनल्स होते हैं, लेबर्स होते हैं, मतलब काम करने के लिए एक जगह से दूसरी जगह जो जाते हैं, उनको मोड 4 वाला मतलब पीपल कहा जाता है। तो इनकी मोबिलिटी को भी बढ़ा दिया गया है। मतलब इंट्रा कॉर्पोरेट ट्रांसफर, जैसे एक ही कंपनी अगर कोई है, उसके लोग अलग अलग नेशंस में काम करते हैं, तो उनकी जो मोबिलिटी होती है, समटाइम्स ट्रांसफर हो जाता है कि इस देश से इस देश में ट्रांसफर हो गया है, तो वो जो है अभी तक 20% था, उसे हमने 50% रेस कर दिया है, मतलब ज्यादा लोग और वहां तक जा पाएंगे, ओमान तक। कॉन्ट्रेक्चुअल सर्विस सप्लायर्स जो है, मतलब जो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे काम होता है, कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे मतलब पर्टिकुलर टाइम ड्यूरेशन के लिए जो काम होता है, उसको 2 साल तक कर दिया है, और आगे आने वाले टाइम पे हो सकता है और एक्सटेंड हो जाए। उसके बाद इंप्रूव किया है वर्कफोर्स मोबिलिटी, मतलब लोग जो है यहाँ से आसानी से जा पाएंगे वहां तक। और इंडियन फर्म्स जो है आसानी से अपना बिजनेस कर पाएगी, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रहेगा उनके लिए, कहाँ पे, ओमान में। तो ये अब काफी इंपॉर्टेंट रहेगा हमारे आईटी के लिए, कंसल्टिंग और हेल्थ केयर सेक्टर्स के लिए। उसके बाद आयुष, जो कि हमारा इंडिया का मतलब काफी ट्रेडिशनल सिस्टम ऑफ मेडिसिन माना जाता है, जिसमें सब आ जाता है, आयुर्वेद हो गया, यूनानी हो गया, योगा हो गया, सिद्धा हो गया, होम्योपैथी हो गया। तो इन सारी चीजों को भी क्या किया है, यहाँ पे ध्यान दिया गया है, मतलब इन चीजों को भी एंटरटेन किया गया कि हाँ इनका भी हम ध्यान रखेंगे। मतलब इंडिया का जो ट्रेडिशनल सिस्टम है अब ओमान में क्या किया जाएगा, फॉलो किया जाएगा। मतलब गल्फ मार्केट ओपन किया जाएगा आयुर्वेद के लिए, योगा के लिए, हर्बल मेडिसिन के लिए। तो पहली कंट्री ऐसी है जो इन सब चीजों को क्या दे रही है, मतलब यहाँ पे इंपॉर्टेंस दे रही है। उसके सॉफ्ट पावर देखो हम, मतलब यहाँ पे सॉफ्ट पावर, इकोनॉमिक डिप्लोमेसी, सभी चीजों को कंबाइन करके चल रहे हैं, सबका एक मिक्सचर हो गया यहाँ पे। उसके बाद 100% एफडीआई चालू कर दिया यहाँ पे, और काफी टाइम पे, मतलब लंबे टाइम तक प्रेजेंस रहेगी, मतलब फॉरेन ओनरशिप जो रहेगी इंडियन कंपनीज के लिए, कई सारी सर्विसेज में चालू कर दिया। मतलब इंडिया जो है ओमान में जाके 100% एफडीआई कर सकता है, मतलब पूरी ओनरशिप ही हो गई वो, तो ये भी अलाउ कर दिया गया है। इवन परमानेंट कमर्शियल प्रेजेंस हो सकती है इंडियंस की, कहाँ पे, ओमान में। रीजनल एक्सपांशन हो सकता है हमारे जीसीसी और अफ्रीका में। देखो हम ओमान तक पहुंचे, धीरे धीरे गल्फ कॉर्पोरेशन काउंसिल जो है उसके जो अलग अलग नेशंस है वहां तक भी पहुंचेंगे, धीरे धीरे अफ्रीका तक पहुंचेंगे। तो मतलब ये क्या कर रहा है, हमारा रीजनल एक्सपांशन कर रहा है इंडिया का। इंडिया भी मतलब धीरे धीरे क्या कर रहा है, अपनी अच्छे से प्रेजेंस बना रहा है सब जगह। ये सपोर्ट करता है इंडिया की एमएनसीज और स्टार्टअप्स को। मतलब ऑब्वियसली यहाँ हम जैसे जैसे फैल रहे हैं, तो उससे क्या होगा कि इंडिया के स्टार्टअप्स जो एमएनसीज है वो सब कहाँ जाएंगे, अलग अलग नेशंस में जा पाएंगे। अभी ओमान पहुंचे, ओमान हमारे लिए क्या बन जाएगा, एक मीडियम बन जाएगा, वहां से और आसपास हम जाने की कोशिश करेंगे। फार्मास्यूटिकल मार्केट अगर हम देखें तो देखो ओमान को अप्रूवल मिल चुका है, मतलब ये रेगुलेटरी बॉडीज है यहाँ पे, जैसे यूएस एफडीए, ईएमए हो गया, यूके एमएचआरए, मतलब यूके की है, यूरोप की है, यूएस की है। तो ये जो है यहाँ पे क्या देती है, अप्रूवल प्रोवाइड करवाती है, रेगुलेशन करती है किसी भी नेशन के लिए। अगर आपको फार्मास्यूटिकल मार्केट ओपन करना है तो उसके लिए अप्रूवल लेना पड़ता है इनसे। तो ओमान को मिल चुका है कि इंडिया का फार्मास्यूटिकल मार्केट जो है वो कहाँ ओपन हो सकता है, ओमान में हो सकता है। तो रेगुलेटरी डिले जो होता था वो नहीं होगा, कंप्लायंस कॉस्ट लगती थी वो कम हो जाएगी, और इंडियन जेनेरिक ड्रग एक्सपोर्ट जो है काफी अच्छे से पहुंच पाएंगे ओमान में, क्योंकि ये जो है सारी इन सबका क्या मिल गया, अप्रूवल मिल चुका है किसको, ओमान को। तो इंडिया का रोल एज अ फार्मेसी ऑफ द वर्ल्ड ये भी क्या होगा, बढ़ेगा। उसके साथ ही ओमान सीपीए एंड इंडिया वेस्ट एशिया स्ट्रेटेजी को मार्केट अगर हम देखें कि हमारा मतलब सीपीए तो है ही सही, इसके साथ ही वेस्ट एशिया जो है, मतलब बाकी अदर नेशंस जो है वहां पे भी हम क्या कर पाएंगे, पहुंच पाएंगे वाया ओमान। तो ये डिपेंडेंस जो है हमारी यूएस और ईयू के ऊपर अभी ज्यादा, उसको कम करेगा। इवन चाइना के ऊपर, ऐसे कई सारे नेशंस के ऊपर जो रिलायंस है उसको क्या करेगा, कम करेगा। और हमारे पास मतलब काइंड ऑफ डाइवर्स, हमारे दूसरा मार्केट मिल गया, सब्सटीट्यूट मिल गया यहाँ पे। ये अवॉइड करता है हाई टेरिफ को, कार्बन लिंक्ड बैरियर्स को, जैसे कि मतलब ईयू जो है हमारे ऊपर कई चीजें मतलब कार्बन टैक्स लगाता है, ठीक है। तो ये स्टील एंड सीमेंट एक्सपोर्ट जो हम करते हैं उसके ऊपर कार्बन टैक्स लगता है। तो इन चीजों को अवॉइड करेगा क्योंकि हमें दूसरा मार्केट मिल गया यहाँ पे। उसके बाद ओमान जो है, देखो यहाँ पे है एक दुक्मा पोर्ट, एक सोहार पोर्ट। तो इन पोर्ट के थ्रू हम क्या कर सकते हैं, और अपना ट्रेड को एक्सपांड कर सकते हैं। जैसे स्टेट ऑफ हॉर्मुज जो काफी मतलब एक स्ट्रेटेजिक लोकेशन है, वो भी हमारे लिए क्या रहेगा, यहाँ पे हेल्पफुल रहेगा। उसके साथ ही ट्रांसशिपमेंट हब का काम करेगा, मतलब हमें यहाँ से सपोर्ट करेगा, हमें और कहीं जाना हो तो। री एक्सपोर्ट बेस्ड टू अफ्रीका एंड वेस्ट एशिया, मतलब अफ्रीका वेस्ट एशिया तक री एक्सपोर्ट करने में हेल्प करेगा।
मतलब हम क्या कर सकते हैं, देखो ओमान नेशन है, ओमान तक पहुंचा के यहाँ से वापस एक्सपोर्ट करेंगे, मतलब हम ओमान को एक्सपोर्ट करेंगे, ओमान दूसरे नेशन को एक्सपोर्ट करेगा, इसके लिए काफी अच्छा रहेगा। तो लॉजिस्टिक एडवांटेज मिल जाएगा हमें इसके थ्रू, हमें क्योंकि पोर्ट भी मिल गया वहां पे। उसके बाद जो जीसीसी के नेशन है उनके साथ भी हमारा क्या हो रहा है, अच्छा एक स्ट्रेटेजिक रिलेशन बन रहा है, जैसे हमने यूएई के साथ साइन किया एग्रीमेंट, ओमान के साथ किया, अब बाकी नेशंस जो बचे हैं उनके साथ भी हम धीरे धीरे करेंगे। तो इनहांस करता है इंडिया का बार्गेनिंग पावर इन गल्फ, मतलब बार्गेनिंग मतलब वही टेरिफ में बार्गेनिंग हो रही है यहाँ पे कि आपको टैक्स कम देना पड़ रहा है, नहीं देना पड़ रहा है। उसके बाद एनर्जी, ओमान हमें सप्लाई करेगा क्रूड ऑयल, एलएनजी, फर्टिलाइजर, पेट्रोकेमिकल। तो इससे क्या होगा कि ये जो यूक्रेन वॉर चल रही है कि रशिया के ऊपर रिलायंस, हो सकता है रशिया कभी वैसे नहीं करेगा लेकिन कभी ऐसा हो जाए क्योंकि वहां पे उसके भी टेरिफ लगा हुआ है, सैंक्शंस है, यूक्रेन वॉर है, तो उन चीजों में अगर हमें रिक्वायरमेंट लगी तो ओमान हमारे पास है, यहाँ पे ओमान से ले सकते हैं। मिडिल ईस्ट के टेंशन चलते रहते तो ओमान से हम क्या कर सकते हैं, ले सकते हैं। तो सपोर्ट करता है एनर्जी और फूड सिक्योरिटी को इंडिया की, बट स्टिल देयर आर सम चैलेंजेस, जैसे कि मार्केट एंड कंपटीशन। देखो ओमान से हम कर सकते हैं ट्रेड वगैरह, लेकिन ओमान जो है एक स्मॉल नेशन है, काफी छोटा है, पॉपुलेशन भी कम है और यहाँ पे इतना बड़ा स्कोप नहीं है। हम एक्सपोर्ट कर देंगे लेकिन उनकी इतनी रिक्वायरमेंट भी तो होनी चाहिए, वो कम है, यहाँ पे कंपटीशन कम है, तो स्मॉल डोमेस्टिक मार्केट है। ओमान सिर्फ इतना ही 40 बिलियन एनुअली ही इम्पोर्ट करता है, तो इसलिए हमें थोड़ी जरूरत है कि हम, मतलब ये हमारे लिए चैलेंज है, भले वो सब चीज अलाउ कर दे लेकिन उसकी रिक्वायरमेंट ही इतनी है, जितना वो खा पाएगा इतना ही खिला पाएंगे ना हम। मतलब ऐसा तो नहीं है कि वो खा ले उसके बाद भी ओवर ईटिंग करवाते उसे, तो ऐसा नहीं है, जितनी रिक्वायरमेंट होगी इतना ही करवा पाएंगे। लिमिटेड स्केल, अगर हम यूएई सऊदी देखें तो उनके कंपेरिजन में ओमान के पास लिमिटेड स्केल है। हाई क्वालिटी एक्सपेक्टेशन इन गल्फ मार्केट, मतलब वहां गल्फ मार्केट में एक्सपेक्टेशन काफी ज्यादा है। इंडियन एक्सपोर्टर्स को हमें फोकस करना चाहिए ब्रांडिंग एंड क्वालिटी के ऊपर थोड़ा। उसके साथ ही इम्प्लीमेंटेशन एंड जियोपॉलिटिकल रिस्क अगर हम देखें तो हमने जो प्रोफेशनल लेबर्स की जाने की बात करी, वहां पे हो सकता है वीजा डिले हो जाए। नॉन टेरिफ बैरियर, देखो टेरिफ ना लगे लेकिन नॉन टेरिफ बैरियर अफेक्ट कर जाए। शिपिंग डिसरप्शन हो सकता है, जैसे रेड सी क्राइसिस चलता रहता है। ऐसे ही जीसीसी का ट्रेड रूल्स जो है वो यहाँ पे प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं। तो ये कुछ चैलेंजेस है, हालांकि ये इतने बड़े चैलेंजेस भी नहीं है जिसको हम कर सकते हैं फाइट। बट अगर वे फॉरवर्ड की बात करें तो हमें क्या करना चाहिए, री एक्सपोर्ट और लॉजिस्टिक हब पे हमें फोकस करना चाहिए कि ओमान को हम यहाँ पे एक बेस बना ले और उसके थ्रू हम क्या करें, अपने एक्सपोर्ट्स को इसके थ्रू कर दे। हमें वैल्यू एडेड एक्सपोर्ट की तरफ और फोकस करना चाहिए। उसके साथ ही स्किल और सर्विस इंटीग्रेशन पे थोड़ा फोकस करना चाहिए। हमें सीईपीए को जोड़ देना चाहिए, हमारे पीएलआई स्कीम हो गया, एमएसएमई हो गया, स्किलिंग हो गया, तो इससे क्या होगा, ये वाले सेक्टर भी बढ़ेंगे, हमारे देश में क्या होगा, प्रोडक्शन होगा। हमें सक्सेस को रिवाइव करना है, इंडिया जीसीसी एफटीए। देखो अभी 2 नेशन के साथ तो हुआ है, हमें क्या करना है, बाकी नेशन जो जीसीसी के है उसको भी वहां तक ले जाना है। तो आई होप ये समझ आया होगा आपको। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू सो मच, जय हिंद।